यहाँ पे कि ये फोर्स जो है ना, जो फोर्स है इसको कोई, यहाँ पे जो आर कैप है। हेलो दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं एक नया टॉपिक, दैट इज द कूलम्ब्स लॉ, और उसके बारे में कुछ बातें करेंगे। यानी चार्जेस के ऊपर लगने वाले फोर्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा चार्ज के लिए बात कर लेते हैं। कोई भी मटेरियल होता है या कोई भी मैटर है, वो किससे बना होता है? कहीं ना कहीं वो किससे बना होता है? एटम से बना होता है। यानी ये कहीं ना कहीं किससे बना है? डिफरेंट डिफरेंट टाइप एटम या एटम के कलेक्शन से। ओके, और एटम किससे बना होता है? तीन फंडामेंटल पार्टिकल से। कौन कौन से? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। अब ये तीन पार्टिकल में आपके पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के पास एक कमाल की खूबी होती है, और इस प्रॉपर्टी या इस खूबी को हम क्या बोलते हैं? चार्ज बोलते हैं। अब चार्ज की तो प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन चार्ज पर लगने वाले फोर्सेस किस तरीके से लगेगा या इस पर कैसे फोर्स आएगा, उस फोर्स की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। ओके, तो हम बात कर रहे हैं किसके? चार्ज पर लगने वाले फोर्स की। तो कहते हैं दो चार्ज अगर आपके पास यहाँ पे इस तरीके से हैं, एक चार्ज मान लो आपके पास Q1 है, एक आपके पास Q2, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? R है। तो अगर यहाँ पे बात करो आप किसकी? चार्ज पर लगने वाले फोर्स की, तो जो आपके पास फोर्स है वो पाया गया इज प्रोपोर्शनल टू क्या? Q1 Q2, यानी प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल पाया गया। और डिस्टेंस जो उनके बीच का है उसके स्क्वायर के इनवर्स में पाया गया। जब हम इसको बेटा इक्वेट करेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा प्रोपोर्शनलिटी का, और Q1 Q2 एज स्टेट डिवाइडेड बाई क्या लिख देंगे? आर स्क्वायर। यानी ये आपके पास एफ की क्या आ गई? ये आपके पास एफ की वैल्यू आ गई के टाइम्स Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब ये जिस साइंटिस्ट ने दिया था उसका नेम क्या था? उसका नेम था कूलॉम्स। ये कूलॉम्स ने दिया था। कब इनकी जो बुक पब्लिश हुई थी वो कब? 1785, यानी 1785 के आजू बाजू इनका ये रूल पब्लिश हुआ था, तभी आया था। तो ये इस रूल का नेम ही है क्या? कूलॉम्स लॉ। या इसे आप देते तो हम आपका नेम यहाँ पे बोलते हैं। तो कूलॉम्स लॉ के अंदर यहाँ पे इसका ही दूसरा नेम क्या बोल दिया था? इलेक्ट्रिक फोर्स। इसी फोर्स का जो इसका फॉर्मेट है, यही इसकी क्या है? डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या होगी, यानी स्टेटमेंट क्या होगा? हम कहेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और रिपल्सन, बिटवीन टू चार्ज्ड पार्टिकल्स is directly proportional to the product of charges, and inversely proportional to the square of distance between charges। यानी चार्जेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो क्या? प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है और डिस्टेंस के इनवर्स। जरा हम इसकी और बातें करते हैं। देखो जरा, जो आपके पास यहाँ मैथमेटिक्स था वही उसका क्या है? स्टेटमेंट है बेटा। तो कुछ नया काम नहीं है, जो यहाँ पे मैथमेटिक्स है वही स्टेटमेंट आपको लिख देना अपनी लैंग्वेज में। ओके, हम लोग बात करते हैं। ये फोर्स जो है वो थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ या क्या मैं कहूँ पूरी तरह ग्रेविटेशनल के साथ मैच करता है। आपने 11th में किया होगा, दो पॉइंट मासेस हैं आपके पास M1 M2, तो आपके पास फोर्स क्या आता था? G टाइम्स M1 M2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। जैसे ये था वैसे ये है, लेकिन ये फोर्स डिफरेंट था और ये डिफरेंट है तो मैं इसको हटा देता हूँ, लेकिन कुछ कुछ उसके जैसा ही है। ओके, यहाँ पे जो कांस्टेंट बनाया गया बेटा, जो के, इट इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अब कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जो है वो हम कैपिटल के यहाँ पे नहीं ले सकते। कैपिटल के किसी और चीज को यहाँ पे बताता है। छोटा ये वाला के मुझे अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए हम लोग क्या आर के जैसा के बनाएंगे, जिसमें थोड़ा सा क्या निकाल दी जाए? चोंच निकाल दिया जाए। तो ये आपके पास क्या बन जाता बेटा?
के बन जाता। तो हम लोग इस फोर्स के बारे में और बातें यानी और डिटेल में पता करते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ को। जरा ध्यान से देखो, अब आपके पास एक Q1 है, एक Q2 है, इनके बीच में अगर फोर्स की वैल्यू निकाली जाए तो आपके पास रिजल्ट आया K टाइम्स Q1 Q2 बाई क्या आया R स्क्वायर। ये आपके पास क्या है, ये है इसका मैग्नीट्यूड। अगर हम बात करें वेक्टर की तो यहाँ पे हम यूनिट वेक्टर पता करेंगे, और यूनिट वेक्टर को अगर हम क्या कह दें, आर कैप कह दें, तो आपके पास ये जो बन जाएगा ये वेक्टर बन जाएगा, और इसी को हम क्या इस वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे। अब फिर यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि भाई ये आर कैप कहाँ से आएगा। तो ये बिल्कुल ये लिखा क्या है पहले समझो, ये बिल्कुल वैसे ही लिखा हुआ है जैसे हम x में अगर 10 जाएंगे तो 10 ऑफ आई कैप लिख देंगे। तो 10 इज द मैग्नीट्यूड एंड आई कैप इज द डायरेक्शन। सिमिलरली यहाँ पे आर कैप इज द डायरेक्शन एंड ये आपके पास क्या है मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे जो आर कैप है इसके लिए हम बात करते हैं, जो आर कैप इज द यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर कैसे बनता है, आर कैप जो होगा आपके पास वो बना होगा आपके पास आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर इक्वल टू कोई भी वेक्टर को उसके अपने खुद के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो क्या बन जाता है, वो यूनिट वेक्टर बन जाता है। अगर मैं इस आर कैप को यहाँ पे लगा दूं, जरा ध्यान से समझना, तो यही फॉर्मूला किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ध्यान से देखो, ये हो जाएगा के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई यहाँ पे देखियो आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर, एक आर यहाँ पे बैठा है तो आर क्यूब हो जाएगा। तो देखो कितना अजीब सा दिखने लगा, आर का क्यूब दिखा है। यहाँ पे अगर वेक्टर इन्वॉल्व होगा तो ये इस तरीके से हो जाएगा, क्यूब के फॉर्मेट को ले लेगा, और आर कैप लगा रहेगा तो यहाँ स्क्वायर ही होगा। तो ये वेक्टर फॉर्म है। वेक्टर फॉर्म से क्वेश्चन यहाँ से कम ही करना होता है, लेकिन फिर भी हमें ये फॉर्मेट आना चाहिए। ओके, हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे कि ये जो आर है और आर कैप और आर में हमें पता है वेक्टर में आपको सिखाया जाता है वेक्टर को उसकी अपनी वैल्यू से डिवाइड कर दो तो वो क्या बन जाता है, यूनिट वेक्टर। लेकिन इसका फॉर्मेट हमें ध्यान रखना है कि आर कैप है तो यहाँ स्क्वायर रहेगा, और यहाँ पे आर वेक्टर बन जाए तो यहाँ पे आर का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। ओके, अभी हमें ये पता नहीं है कि आर आएगा कहाँ से। अब हम लोग समझ लें कि भाई आर बनता कहाँ से, तो हम लोग यहाँ से थोड़ा सा इसको और हटाते हैं और फिर बात करते हैं कि भाई आर कैसे बना होगा। तो चलो एक हम लोग और स्टेप पे, जैसे मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पे इस तरीके के दो चार्जर रखे हुए हैं और मैंने इसको 1 कह दिया और इसको क्या कह दिया, 2 कह दिया। कि मान लो ये चार्ज क्या है, Q1 है आपके पास, ये चार्ज कौन सा है, Q2। तो अगर आपके पास फोर्स किसी 2 पर निकालना है तो मान लो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, यानी इस पर फोर्स निकालना है। तो इस पर फोर्स के लिए आपके आर का वेक्टर ये इस तरीके से बनेगा, पोजीशन वेक्टर। अब इसमें मैं कोई वैल्यू ले सकता हूँ, मान लो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2, 3, क्या है 4, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मैंने ले लिया 4, 5, 6, यानी ये इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ये इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ। तो यहाँ पे जो आर का वेक्टर बनेगा वो यहाँ पे इस तरीके से बनेगा, क्या, हेड, ये रहा हेड और ये रहा टेल। हेड में से टेल की वैल्यू माइनस करो तो क्या आएगा, 4 - 2 का क्या आएगा, आई कैप। दिस इज द, ये जो फॉर्मेट बन रहा है ये आर के लिए बन रहा है। दूसरा जे के लिए आएगा, क्या आएगा, हेड माइनस टेल, 5 - 3 ऑफ क्या होगा, जे कैप, प्लस क्या होगा 6 - 4 ऑफ क्या आएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से क्या निकालेंगे, आर वेक्टर यहाँ से आएगा, और फिर यहाँ से जो आर वेक्टर आ रहा है इसको मैं थोड़ा सॉल्व कर देता हूँ। वैल्यू कितनी आएगी, 2 आई कैप, यहाँ पे देखो तो क्या आएगा 2 जे कैप, और वहां से भी क्या आएगा प्लस का 2 ऑफ क्या आएगा ए कैप। यहाँ से अगर आर की वैल्यू निकालो तो अंडर रूट के अंदर से आएगी आपके पास 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ये आपके पास क्या आया, आर वेक्टर आर। अब हमें चाहिए आर कैप, तो आर कैप क्या बनेगा, आर कैप आर वेक्टर डिवाइडेड बाई क्या होगा आर, ये हमारे पास वेक्टर बनेगा आर कैप का। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, ध्यान से देखो, ये लिखने का पैटर्न क्या है, फोर्स ऑन 2, इसको मैं लिख देता हूं, क्या लिखोगे, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, यानी दूसरे पर किसकी वजह से, एक की वजह से। तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो इसका पैटर्न अगर आप लिखना चाहो तो वैल्यू क्या है, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई क्या होगा, आर स्क्वायर इंटू आर कैप। लेकिन अब आप 1 2 लिख रहे हो तो यहाँ पे पोजीशन वेक्टर लिखना होगा
टू ऑफ क्या लिखना होगा 1, यहाँ पे भी क्या आएगा, ये मैग्नीट्यूड है तो इसमें भी लिख सकते हो टू ऑफ क्या लिख सकते हो 1, ये लेकिन मैग्नीट्यूड है याद रखना, ये वैल्यू यानी ये वैल्यू क्या है टू ऑफ 1, टू ऑफ 1 यानी पोजीशन वेक्टर क्या है लिखा जा चुका है, पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू, इसको क्या लिखेंगे, ये यूनिट वेक्टर है लेकिन r इज द पोजीशन वेक्टर, तो ये बेसिकली जो r कैप है इट इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ 2, लेकिन इसे कन्वर्ट किस में कन्वर्ट कर दिया गया, यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे एक चीज और कभी कभी देखने को मिलती है, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि कई बार इसमें एक चार्ज, देखो एक पॉसिबिलिटी क्या है कि दोनों चार्ज पॉजिटिव हो तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, दोनों चार्ज नेगेटिव हो तो भी ये करेक्ट लिखा हुआ है क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव का मल्टीप्लाई पॉजिटिव है, लेकिन एक चार्ज प्लस और एक माइनस हो जाए, एक चार्ज प्लस माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो जरा समझना, जब तक ये पॉजिटिव है तब तक ये पैटर्न ऐसा ही दिखेगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है ये चार्ज अगर प्लस माइनस हो जाए तो ये पैटर्न समझना, एफ ऑफ क्या है 2 1 है और चार्ज के अगर मैं साइन यहाँ पे रखूं थोड़ी देर के लिए समझना, Q1 Q2 डिवाइड बाई R ऑफ 2 1, ये तो वैल्यू है इसके साथ तो छेड़ाखानी होगी नहीं, इसका जो भी वैल्यू आएगा वो यहाँ पे इस्तेमाल हो जाएगा। ये आपके पास वेक्टर है आर कैप का क्या है 2 ऑफ 1, अब यहाँ पे चार्ज के साइन रखोगे तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा और ये माइनस इसको चला जाएगा, और अगर ये माइनस आपने इसको दे दिया तो ये क्या बन जाएगा, जरा देखो यहाँ पे आपके पास ये जो वैल्यू बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, ध्यान से देखो, एफ इक्वल टू आपके पास क्या बन जाएगा के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R 2 1 का स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड है इसको लिखो या वैल्यू लिखो इससे फर्क नहीं पड़ेगा, बट यहाँ पे देखो माइनस यहाँ पे आ जाएगा R, ये माइनस यहाँ पे जाएगा 2 1 का कैप। अब देखो ये है आपके पास R ऑफ यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या 2, या आप कह सकते हो यूनिट वेक्टर ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में 1 के रिस्पेक्ट में। अगर इसमें माइनस मल्टीप्लाई कर दो, किसी भी वेक्टर में माइनस मल्टीप्लाई होता है तो वो उल्टा लिखा जाता है, यानी इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R ऑफ 2 1 का स्क्वायर। जब हम यहाँ पे लिखेंगे तो इसको 1 2 लिख सकते हैं, अगर हम क्या कर दें इस माइनस को क्या कर दें अंदर मर्ज कर दें तो 1 2, यहाँ पे देखो 2 1 होगा लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2। ये सिर्फ कब होगा कि जब एक चार्ज क्या हो प्लस और एक चार्ज माइनस, होता क्या है माइनस यहाँ आके इसको रिवर्स कर देगा, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी बेसिकली, क्योंकि प्लस होगा तो इधर ही रहेगा और माइनस होगा तो डायरेक्शन इधर को आएगी। फिलहाल हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, बहुत कम या नहीं जरूरत पड़ेगी, स्पेशली मैं कहूँगा अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो आपको ये फॉर्मेट इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इसका रिजल्ट आपको ध्यान रखना है। क्या रिजल्ट ध्यान रखना है, अब मैं ये सारी चीजें हटा देता हूं और रिजल्ट इसका जो वेक्टर फॉर्म का जो रिजल्ट ध्यान रखना है वो आपके लिए क्या ध्यान रखना है के Q1 Q2 बाई क्या ध्यान रखना R स्क्वायर। अगर आपके पास यहाँ पे क्या आ जाए, ध्यान से देखो, वेक्टर फॉर्म के लिए अगर कहा जाए तो आप यहाँ पे R का कैप रखने का ये चीज, या फिर दूसरा फॉर्मेट अभी अभी किया था के Q1 Q2 बाई क्या हो जाएगा R क्यूब और यहाँ पे क्या हो जाएगा R वेक्टर। ऐसा इसलिए हो जाएगा क्योंकि बेटा R कैप की वैल्यू क्या होती है R वेक्टर डिवाइडेड बाई क्या होगा R 1 2 2 1। ये आपको रिलेटिव मोशन जो आपको 11th में रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है उसी के अंदर से आया है, जैसे वहां पे हम वेलोसिटीज की बात करते हैं 1 2 या 2 1, सिमिलरली यहाँ पे फोर्स की बात करेंगे तो पोजीशन वेक्टर ये सारी वेक्टर के फॉर्मेट आते हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं तो हमारा काम यहाँ पे चल जाएगा। फिलहाल आप इससे बचने का ओके, तो ये फॉर्मेट है, कभी कभी डायरेक्ट पूछा जाता है तो याद रखना जब कैप होगा तो स्क्वायर होगा और वेक्टर होगा तो यहाँ पे नीचे क्या होगा क्यूब होगा। फिलहाल हम लोग एक स्टेप आगे चलते हैं। फोर्स देखो मीडियम के ऊपर डिपेंड करने वाला है, फोर्स किसी के ऊपर डिपेंड करने वाला है मीडियम के ऊपर। अगर आप मीडियम बदलोगे तो फोर्स बदल जाएगा, किस तरीके से, तो एफ इक्वल टू आपके पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है Q1 Q2 डिवाइडेड बाई क्या है R स्क्वायर। इसकी हम बात कर चुके हैं एप्सिलॉन ऑफ मीडियम ओवर एप्सिलॉन ऑफ क्या होगा वैक्यूम इक्वल टू, ये बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल आती है के, इसे हम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, ये किसी मीडियम की इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी बताता है कि कोई भी मीडियम कितना इंसुलेटर है, यानी जैसे हमारे पास पॉलीमर्स हो गए लाइक
ग्लास, लकड़ी या पॉलीथिन्स, ये सब क्यों होते हैं? क्योंकि ये कभी-कभी हमें फ़ोर्स हो या कोई दूसरी चीज़ों को बढ़ाने या कम करने के लिए इस्तेमाल करने पड़ते हैं मीडियम। तो जैसे फ़ोर्स में बात की जाए, तो यहाँ पे ये फ़ोर्स को कम करता है। जैसे कहीं-कहीं हमें फ़ोर्स की कम रिक्वायर्ड है, तो हम इन मीडियम को बीच में अप्लाई कर देंगे, तो फ़ोर्स हमारा क्या हो जाएगा? कम। तो हमें काम क्या करना होता है, ज़रा समझ लो। किसी मीडियम में आप जाओगे ना, तो कुछ काम नहीं करना आपको, जो एप्सिलॉन है ना, इसको नए तरीके से लिख देने का, 4 पाई ये लिख देने का k टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन, बस आपका ये फ़ोर्स अपने आप क्या हो जाएगा? मीडियम में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी जो हमारा एप्सिलॉन है, वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? एप्सिलॉन इनटू क्या हो जाएगा? के टाइम्स, यानी के ऑफ एप्सिलॉन नॉट से रिप्लेस कर देना, आपका आंसर हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा, समझ लो। जरा हम बात करते हैं कि भाई ये ऐसा हुआ क्यों? देखो ये वाली जो चीज है, ये क्या बन गया? एप्सिलॉन ऑफ मीडियम बन जाता है। देखो क्या, क्यों? क्योंकि जो ये वाला टर्म है, इसको हम क्या लिखेंगे? 1/4 पाई रूल के हिसाब से एप्सिलॉन ऑफ मीडियम क्या लिखेंगे? Q1 Q2 डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे? अर्ज करो। और इसकी वैल्यू क्या हो चुकी है? ये हमारे पास देखो रिलेशन से एप्सिलॉन मीडियम ओवर एप्सिलॉन इज इक्वल टू के, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास क्या वैल्यू हो गई? के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन। तो ये आपके पास यहाँ पे देखो एप्सिलॉन मीडियम की जगह ये आ जाएगा। तो हमें मोटे मोटे टाइम टाइम टर्म में क्या ध्यान रखना है कि जो हमारा एप्सिलॉन नॉट होता है, उसको हम किससे रिप्लेस कर दें? के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट से। तो हमें अपने आप ये जो फोर्स है कहाँ चला जाएगा? मीडियम में चला जाएगा। इसको मैंने एफ डैश कह दिया। तो अगर इसको आप वैक्यूम के रिस्पेक्ट में कहना चाहो, तो देखो ये वैक्यूम वाला है, तो एफ इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? के। कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट, यानी ये सेम होना चाहिए, ये सेम। तो किसी भी मीडियम में एयर का फोर्स का कितना हो जाता है? के टाइम्स फोर्स कम हो जाएगा। एग्जाम्पल इसको समझ लेते हैं हम लोग। जैसे आपसे कहा जाए कि आपके पास जो फोर्स है यहाँ पे, मैंने मान लिया एयर में कितना है? 100 न्यूटन का है, और इसको उठा के क्या कर दिया? किसी लिक्विड के अंदर डिप करा दिया। इसका एफ कितना ले लिया मैंने? सर सपोज करो मैंने यहाँ पे एफ डैश की वैल्यू आपको कुछ फाइंड आउट करनी है, और इसका के आपको दे दिया। के आपको क्या दे दिया? 4 दे दिया। के की वैल्यू 4। तो नया एफ डैश जो आएगा, एफ इन एयर डिवाइडेड बाई के आ जाएगा। अगर बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है, तो एफ की वैल्यू क्या? 100 डिवाइडेड बाई क्या होगा? 4। कट कर दो, तो एफ डैश की वैल्यू कितनी आ गई? 25 न्यूटन। यानी कितना आ गया? 25 न्यूटन का फोर्स हो जाएगा, कम हो जाएगा। के टाइम्स कम हो जाता है। बाकी सारी चीजें क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए। चलो, ये हमारी बात हुई किसकी? मीडियम को लेकर, कि कोई भी मीडियम में फोर्स किस तरीके से क्या करता है? चेंज होता है। हम लोग जरा एक और स्टेप पे बात करते हैं यहाँ पे, कि ये फोर्स जो है ना, वो ग्रेविटेशनल के साथ कभी कभी कंपेयर कर दिया जाता है। कहते हैं स्ट्रॉन्ग, यानी जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो काफी स्ट्रांग होता है किससे? ग्रेविटी से। हालांकि ये कंपैरिजन करना ठीक नहीं है, लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं? कर लेते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो आपका फोर्स है एफ, यानी ग्रेविटेशनल, और इसमें थोड़ा सिमिलरिटी है। इलेक्ट्रिक में जाओ तो आपको क्या मिलेगा? के Q1 Q2 बाई क्या मिलेगा? आर स्क्वायर। ग्रेविटी में जाओ तो जी M1 M2 बाई क्या मिलेगा? आर स्क्वायर। तो ये वाला फैक्टर आपका कांस्टेंट है। तो ये आपके पास क्या हो गया? इलेक्ट्रिक हो गया है, और ये आपके पास क्या हो गया? एफ ऑफ ग्रेविटी। अगर ये वाला हिस्सा कांस्टेंट, हालांकि इस हिस्से को सेम रखने का या बताने का कोई मतलब नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो अलग चीज है। दो इंडिपेंडेंट क्या है? पैटर्न है। इनको एक कंपैरिजन करना ठीक नहीं होता, लेकिन फिर भी हम ऑन द बेसिस ऑफ दिस कांस्टेंट कर लेते हैं। एक्चुअली में इस के की जो वैल्यू हमारे पास आती है 9 × 10⁻⁴ क्या आई? 9। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.67 10⁻⁴ क्या होता है? -11। 6.67 10⁻⁻ माइनस क्या होता है? 11। अब ये वैल्यू -11 है। -11 का मतलब 0 0 0 0 0 11 0 दैन डिजिट, और इसमें क्या आएगा? ये सीधा प्लस में नंबर है, तो ये बहुत छोटा हो जाता है। तो इन जनरल ये कंपैरिजन है कि इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है? स्ट्रांग होता है किससे? ग्रेविटी से, काफी स्ट्रांग होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ग्रेविटी का फोर्स नहीं, ग्रेविटी की फोर्स भी क्या होगा? अगर ये फैक्टर बढ़ा दिया जाए तो ग्रेविटी फोर्स भी इतना इफेक्टिव होता है। देखो हमारे सारे प्लेनेट जो घूम रहे हैं, वो सब क्या है? ग्रेविटी की वजह से ही घूम रहे हैं। फिलहाल तो यहाँ पे इन जनरल अगर कभी क्वेश्चन आपको देखने को मिले, तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स इज स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। थोड़ी सी हम और बात करते हैं यहाँ पे। एक पॉइंट और आपके पास, सुपर पोजिशन, कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर पोजिशन। सुपर पोजिशन क्या कहता है वेक्टर के अंदर? सुपर पोजिशन कहता है कि सारे जो फोर्स है, एक से मल्टीपल फोर्सेस हैं, उनका क्या कर दो आप? सम कर दो। आपके पास कोई भी अगर ट्रायंगल या इस तरीके का कोई भी स्ट्रक्चर है,
तो आपके पास जितने भी फोर्स लग रहे हैं ना, उन सारे फोर्सेस का क्या निकालो, सम निकालो, और सम से एक रिजल्टेंट आएगा, तो उसे हम प्रिंसिपल ऑफ क्या बोलते हैं, सुपरपोजिशन बोलते हैं। तो हमारे पास ये वाला जो फोर्स है वो किसको फॉलो करने वाला है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को। अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस की। तो देखो जरा, आपसे यहाँ पे 3 चार्जेस हैं जो कि किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल पर रखे हैं, और इसका साइड मैंने कितना ले लिया, ए साइड ले लिया, और आपसे कहा जाएगा कि किसी एक पर क्या बताओ, वैल्यू बताओ, नेट फोर्स की वैल्यू बताओ। अब नेट फोर्स की वैल्यू हमारे पास अगर निकालना हो हमें, तो हम क्या करेंगे, यहां से ध्यान से देखो, ये वाला चार्ज इस चार्ज को क्या करेगा, रिपल करेगा। सारे पॉजिटिव चार्ज हैं, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में, सबसे पहले पॉजिटिव, तो पॉजिटिव है तो ये रिपल करेगा, ये इसको इधर रिपल करेगा। अब ध्यान से देखो, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स, इसको अगर मान के चलो F1 कह दो और इसको F2 कह दो, अब ये एंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल के हिसाब से 60 आएगा, और इनको अगर हम ऐड कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन अभी एडिशन इस तरीके, एक तो तरीका क्या है कि उठाओ और सीधा ऐड करना स्टार्ट करो, दूसरा हम थोड़ा टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे क्या टेक्निक है, F1 की आप वैल्यू लिख लो, यहाँ पे क्या आएगा, ये चार्ज भी Q, ये भी Q, तो क्या आएगा, सारे चार्ज सेम है, तो K क्यू क्यू, मैं यहाँ स्क्वायर नहीं कर रहा हूँ, क्यू इंटू क्यू लिख रहा हूँ, तो के क्यू क्यू डिवाइडेड बाई क्या होगा, साइड स्क्वायर यानी डिस्टेंस स्क्वायर यानी ए। F2 की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, F2 की वैल्यू सिमिलरली क्या आएगी, के क्यू क्यू बाई क्या आएगा, ए स्क्वायर। F1 और F2 क्या होगा, सेम होगा, F1 F2 सेम होगा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू F लिख लेंगे, क्योंकि इतने बड़े नंबर को हम अंडर रूट के अंदर सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि दो वैक्टर है, इसका F नेट जो आएगा वो हम लोग क्या कहेंगे, अंडर रूट ऑफ क्या लिखेंगे, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स F1 F2 इंटू कॉस थीटा, जो कि 60 होगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये वैल्यू इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये F1 की जगह F और इसको जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट इसका कितना आएगा, F नेट की वैल्यू आएगी, F रूट क्या आएगी 3, क्या आएगा 60 डिग्री पे F रूट 3 आता है। अब जिन्होंने ये नहीं पढ़ा है, मैं आपको यहाँ पे साइड में बता देता हूँ, दो वैक्टर अगर कितने पर हो, 60 डिग्री पे हो, अगर वैल्यू सेम है, F और F है, तो इसका F नेट हमेशा कितना आता है, F रूट 3 आता है। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। देखो सॉल्यूशन ऐसा क्यों होता है अभी समझ लो, लेकिन समझने तो ठीक है, लेकिन लर्न कर लेना, 2F1 F2 इंटू क्या होता है, cos 60 है। अब देखो यहाँ दोनों वैल्यू सेम होगा, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2F इंटू कॉस 60 कितना होगा, cos 60 की जो वैल्यू होती है वो क्या आएगी, 1/2, ये कट जाएगा। तो देखो यहाँ एफ स्क्वायर प्लस एफ इंटू एफ क्या हो जाएगा, एफ स्क्वायर, आंसर होगा आपके पास 3F स्क्वायर, एफ बाहर आएगा, अंडर रूट के अंदर 3 फंस जाएगा, आंसर होगा F रूट 3। तो इसका आंसर सीधा F रूट 3। इसमें एक और टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हो 2F इक्वल वैक्टर का रिजल्टेंट cos थीटा बाई 2, इससे भी आंसर आ जाएगा, वैल्यू सेम है, F cos थीटा बाई 2, यहाँ पे 30 थीटा बाई 2, तो थीटा यहाँ पे कितना 60/2 30 हो जाएगा, और cos 30 की वैल्यू अगर आप सॉल्व करो 2F क्या होगा, √3/2, ये कटेगा सीधा F रूट 3। आपको जो इस्तेमाल करना करो वेक्टर की प्रॉपर्टी से, लेकिन आपको रिजल्ट ध्यान रखना चाहिए कि दो वेक्टर अगर 60 डिग्री पे हैं तो आंसर क्या आएगा, F रूट 3। अगर दो वेक्टर सेम वैल्यू के आपके पास F और F 90 डिग्री पे हैं तो इसका आंसर सॉल्व नहीं करते, डायरेक्ट आंसर क्या होता है, F रूट 2। ये आपको ध्यान रखना होगा, लर्न करना होगा सीधा। फिर से वही चीज़, ये आपके पास वैल्यू यहाँ पे कट जाएगी, 90 आएगा, 0 हो जाएगा, ये 0 होगा, एफ स्क्वायर यहाँ पे 2F स्क्वायर F रूट 2 आ जाएगा, वो आंसर है। 60 डिग्री का आंसर हम डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं, 90 का जो आंसर है वो भी हम डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कंडीशन है इक्वल होना चाहिए। चलो हम लोग वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं हम यहाँ से, तो ये सब चीज़ जो हमने इतना लंबा खींचा है उसको चाहे तो हम एक लाइन में सॉर्ट आउट कर सकते थे। देखो जरा यहाँ पे हम देखो इसी क्वेश्चन को क्या करेंगे, एक लाइन में सॉर्ट आउट कर देंगे। देखो ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स सेम है, हमें दिख रहा है क्योंकि चार्ज सेम है और डिस्टेंस, चार्ज का प्रोडक्ट यानी चार्ज का प्रोडक्ट और डिस्टेंस दोनों चीज़ें सेम होंगी, तो इसको आप एफ कह दो, इसको भी एफ कह दो। 60 डिग्री है तो एफ नेट सीधा आ जाएगा कितना, एफ रूट 3। ये डायरेक्ट मेथड है, डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से आगे बढ़ रहे हो। अब एफ की वैल्यू किसी भी एक का वैल्यू लिख दो, यहाँ पे साइन इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि ऑलरेडी हम एरो इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे। के क्यू क्यू बाई क्या होगा, ए स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा रूट 3, आपके पास क्या हो गया, एफ नेट हो गया। ओके, या हम लोग यानी मुझे जितने बच्चे फॉलो कर रहे हो, आपको क्या इस्तेमाल नहीं करना है, आपको चार्जेस के साइन इस्तेमाल नहीं करना है, आपको एरो देखना है, प्लस
सेम है तो उस लाइन को दूर को दिखाना है, और अपोजिट है यानी तो लाइन को कहाँ दिखाना है, पास को दिखाना है, आपको क्वेश्चन निकल जाएंगे, ठीक है ना। इसी के अंदर देखो जरा एक और कैटेगरी का क्वेश्चन, इसी में सेम कैटेगरी में हमने क्या किया, क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल दिया। अगर मान के चलो आपके पास क्या हो जाए, तीनों चार्ज नेगेटिव हो जाए, तब क्या होगा, तब भी सेम कंडीशन बनेगी, ये इसको रिपल करेगा यहाँ, ये इसको रिपल करेगा यहाँ, ये भी एफ ए भी एफ, अगेन क्या होगा 60, आंसर है यहाँ से कितना आएगा f√3, मिड से पास होगा, ये वेक्टर की प्रॉपर्टी के अंदर मिलेगा। फिलहाल हम वैल्यू सॉल्व कर रहे हैं तो आंसर क्या होगा f√3। इसी के अंदर ध्यान से देखो, अगर आपके पास बेटा क्या हो जाए, एक चार्ज क्या हो जाए प्लस, ये भी प्लस और ये आपके पास माइनस हो जाए, तब क्या होगा, प्लस माइनस का अट्रैक्शन यहाँ, प्लस माइनस का अट्रैक्शन यहाँ, अगेन ये एफ, तो आंसर कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो फिर से एफ 60 डिग्री आएगा f√3। इसमें और इसमें फर्क क्या, डायरेक्शन का, ये बाहर को है और ये इस डायरेक्शन में, ओके। और क्वेश्चन में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, डायरेक्शन के लिए आपको वो कहीं ना कहीं या तो कोऑर्डिनेट देगा या वो इसी तरीके से पूछेगा, इधर को उधर को, इस तरीके की लैंग्वेज आपको मिलेगी। अगली क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, देखो यहाँ ये मान लो प्लस है, ये प्लस है, इसको माइनस कर दिया, तब क्या होगा, इसका क्या होगा, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये नेगेटिव का प्लस के साथ अट्रैक्शन और ये रिपल्सन, तो देखो यहाँ पे ये 60 है, एंगल कितना इस्तेमाल हो जाएगा 120, ये एफ है, ये भी एफ है, क्योंकि अभी अभी देखा वैल्यू सेम आती है, एंगल 120 लगा दो, रिजल्ट होता है 2f, इक्वल वेक्टर का रिजल्ट कॉस थीटा बाई क्या होता है 2, तो 2f, एफ रखा, कॉस क्या हो जाएगा 120 की जगह क्या होगा 60 इस्तेमाल होगा, तो 2f cos 60 होता है 1/2, आंसर क्या होगा f। चाहो तो रिजल्ट 120 का भी लर्न कर लेना, 60 पे √3, 90 पे f√2 और 120 में कितना f ही लौट के आता है, यानी इसका आंसर क्या आएगा f, जो कि यहाँ कहीं निकलेगा, रिजल्टेंट f नेट बनेगा। ओके चलो, तो यहाँ पे कोई भी कैटेगरी आए आपको इसी तरीके से करना है, यही आपका आंसर होगा। फिलहाल अगली कैटेगरी का क्वेश्चन देखो, अगर आपके पास क्या आ जाए, स्क्वायर आ जाए, स्क्वायर होगा तब क्या करेंगे, तो देखो यहाँ फिर से वही चीज, प्लस सारे चार्ज क्या हो जाए प्लस, ये इसको क्या करेगा रिपल, ये इसको क्या करेगा रिपल, इसका अगर ये वैल्यू एफ है, ये वैल्यू एफ है, तो आंसर होगा f√2। ध्यान से समझना आप, इसने इसको रिपल किया, इसने इसको रिपल किया, मैंने मान लिया कि इसका एफ है तो इसका भी एफ होगा, क्योंकि सिमेट्री अभी दिख रही है पिछले वाले क्वेश्चन के हिसाब से, ये एफ f√2 यहाँ पे आंसर है। लेकिन ये जो तीसरा वाला बैठा है, इसका भी यहाँ पे क्या होगा, एक फोर्स आएगा, और इसका फोर्स यहाँ पे आएगा कहीं, जिसको मैंने क्या बोल दिया f' बोल दिया। अब देखो जो f√2 है, जो कि इन दोनों का रिजल्टेंट है, किसका, ये वाला फोर्स, ये वाला छुपा लो थोड़ी देर के लिए, f और f का रिजल्टेंट f√2, तो इनडायरेक्टली हमारे पास अब दो फोर्स बचे, f√2 प्लस f', तो इनको हमारे पास अगर सम कर दो तो फाइनल आंसर हो जाएगा f' प्लस क्या आएगा f√2। अब f' की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि f जो आपके पास f है, ये दोनों, ये आप f जो है उसकी वैल्यू क्या होगी k q q, ये तो साइड वाले हैं बाई ए स्क्वायर, ये साइड वाले। अब चाहो तो इसे f1 लिख दो और इसे क्या लिख दो f2, तो ये सारी वैल्यू इक्वल हो गई, f1 इक्वल टू क्या हो गया f2। लेकिन जो यहाँ पे आया f', इस f' की वैल्यू क्या होगी, ये होगी k q q डिवाइड बाई डिस्टेंस, ये डिस्टेंस जो होगी वो डायगोनल होगा, और स्क्वायर का डायगोनल होता है कितना a√2। अब यहाँ पे स्क्वायर होगा, तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो k q डिवाइडेड बाई क्या होगा a स्क्वायर इंटू 2 होगा। अब ये वाली वैल्यू देखो f बन गई, तो f/2 आएगा इसका आंसर, यानी f' आया f/2, तो यहाँ पे f' की वैल्यू क्या आएगी f/2 प्लस f इंटू √2, इसको सॉल्व करो, f बाहर निकालो, 1/2 प्लस √2। अब इसको थोड़ा सा आप सॉल्व करो, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है क्रॉस में, चाहे 1 ले लो, आपकी मर्जी है। ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 2√2 डिवाइडेड बाई क्या होगा, तो अब चाहो तो f की वैल्यू रख दो, f की वैल्यू कितनी है k क्योंकि भाई क्या होगा a स्क्वायर, ये आपके पास आंसर आ गया। इसी के अंदर देखो जरा, सेम क्वेश्चन में अगर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ये वाला हिस्सा मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे स्क्रीनशॉट वगैरह आपने ले लिया होगा। अगर हम इस क्वेश्चन में क्या करें, चार्जेस के कॉम्बिनेशन को बदल दें, जरा देखना, मान लिया मैंने कि इसको नेगेटिव कर दिया, तो क्या होगा, देखो इसका रिपल्सन, यहाँ क्या आएगा f√2 आएगा, और इसका फिर अट्रैक्शन हो जाएगा इस लाइन पे, जो कि f' होगा, इसकी वैल्यू क्या आई f/2 आई, अभी अभी सॉल्व करके रखी है। तो अब इन दोनों का क्या होगा, ये एक ही लाइन पे होगा बेटा, एक ही लाइन पे इसलिए होगा क्योंकि ये सेम है, तो ये 45 होगा, ये भी 45 होगा, और ये डायगोनल भी कितने पर होता है 45 पे, तो ये एक ही लाइन पे दो वेक्टर, जैसे ऐसा हो गया कि ये दो वेक्टर, ये 10 है, ये मान लो 2 है, तो कितना बचा 8 बचा, तो यहाँ पे भी क्या होगा, इस वाली वैल्यू में से ये वाली वैल्यू कम हो जाएगी, क्या हो जाएगा f√2 माइनस क्या हो जाएगा f/2, इस केस में ये आंसर हो जाएगा। बड़ा लंबा सा क्वेश्चन है, लेकिन आपने जब इसका
कौन सा पकड़ लिया तो आपके लिए क्या हो जाएगा, ईज़ी हो जाएगा। फिर हम लोग एक और कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, इसके साथ कोई भी कॉम्बिनेशन आ जाए, फिर आप क्या कर लोगे, क्वेश्चन तुरंत ही सॉल्व कर लोगे। देखो यहाँ पे मान लो ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, जो मर्जी वो कर लो। ये आपके पास क्या हो गया, अट्रैक्टिव, ये भी क्या हो गया, अट्रैक्टिव। तो इसका आंसर क्या आएगा, f√2 आएगा। ये f, इनका आंसर f√2। ये तीसरा वाला, ये प्लस का ये रिपल्सन यहाँ जाएगा, जिसको हमने f डैश बोला, f/2। इसको फिर से क्या करोगे, डिफरेंस करो। हर बार अलग अलग कॉम्बिनेशन में क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी बनेगी, आपको उस हिसाब से कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ता जाना। एक और मैं आपको यहाँ पे कोई भी रैंडमली ले लेता हूँ, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस। तो देखो यहाँ पे सपोज करो ये देखो प्लस प्लस है, तो इसका क्या होगा, रिपल्सन, प्लस माइनस अट्रैक्शन। अब इसका रिजल्टेंट यहाँ आएगा, ये एफ है, ये एफ है, तो ये f√2 होगा। अब इसका और इसका क्या होगा, ये इस डायगोनल लेंथ पे जो एफ डैश आएगा वो रिपल्सन आएगा, यहाँ पे एफ डैश जो कि 45 पे आएगा, ये भी 45 पे होगा, क्योंकि रिजल्टेंट है सेम वैल्यू का, तो 45 पे ये, 45 पे। तो अब जो एफ वाई जो 2 आया था ना, यानी एफ डैश और ये वाला जो f√2, अब डायरेक्ट एड नहीं होगा, अभी एक लाइन पे नहीं, अभी कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे। तो इसका अब जो नेट आएगा वो बेटा आएगा, क्या आएगा, f√2 का स्क्वायर ये वाला, प्लस क्या आएगा, f/2 का क्या आएगा, स्क्वायर। इन दोनों का सम जो भी होगा ये आपका, क्योंकि वेक्टर एडिशन करना होगा। फिलहाल हम लोग एक स्टेप आगे चलेंगे और एक नए क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो देखो यहाँ, अगर हमारे पास सपोज करो एक कोई रॉड है और यहाँ पे एक मास और उसके ऊपर कुछ चार्ज, यानी मास तो होगा ही चार्ज के साथ, तो वहाँ पे एक चार्ज रखा है और यहाँ पे भी चार्ज है, इस पे कैपिटल क्यू मान लिया, इस पे छोटा क्यू मान लिया, और इलेक्ट्रिक फोर्स पूछा गया है। और ये लेंथ आपके पास कितना है, ये लेंथ आपके पास एल है, और ये वाला भी लेंथ कितना है आपके पास, एल है। तो क्या करेंगे हम लोग, ऐसे कि इसमें क्या करते हैं, एक्स के बाद एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं, यहाँ पे कौन सा, छोटू सा एलिमेंट dx। तो जो आपके पास फोर्स की जो नेट वैल्यू होगी बेटा, वो क्या होगी, k इज द कांस्टेंट, q1 q2। तो ये जो छोटा चार्जेस, जो आपके पास छोटा एलिमेंट, इससे चार्ज भी क्या होगा, छोटा होगा, dq। ओके, तो हम लोग क्या कहेंगे वहां से, अब चाहो तो डी ऑफ कैपिटल क्यू कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होगा, क्यू वैसे आ जाएगा, और डी ऑफ कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास जो डी क्यू होगा वो क्या होगा, लैम्डा इंटू क्या होगा, डी एक्स। लैम्डा जो के होता है, क्या होता है, चार्ज ऑफ 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर लेंथ का चार्ज कितना है, लैम्डा। तो जितने का रिक्वायर्ड है उसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। यहाँ पे 3 तरीके से चार्ज हम निकालते हैं। अगर आपके पास सिग्मा आ जाए तो डी ए करते हैं, और आपके पास रो आ जाए तो डी वी करते हैं। यानी ये चार्ज एरिया के लिए निकालते हैं, ये वॉल्यूम के लिए निकालते हैं, ये सब डी क्यू है, डिपेंड करता है। इसमें रॉड आएगी, इसमें आपके पास एरिया वाला आएगा, और इसमें आपके पास स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल ऐसा कुछ आ जाएगा। तो यहाँ पे ये वैल्यू हम इस्तेमाल करेंगे, के क्यू इंटू, इसकी जगह आपके पास क्या आएगा, लैम्डा इंटू डी एक्स, और नीचे कौन बैठा है, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, लैम्डा बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा dx इसका। अब देखो यहाँ पे हम एफ नेट की, जैसे हम डी क्यू लगाते हैं तो यहाँ पे स्टार्टिंग से ही क्या लगाते हैं, इंटीग्रेशन का सिंबल लगाना है, ठीक है। लिमिट लिमिट सारी वैल्यू यहाँ से ही लेके चलेंगे तो हमारे लिए क्या रहेगा, लिखावट बेहतर मानी जाएगी। फिलहाल हम लोग इसको क्या करेंगे, अब थोड़ा सा इसको और सॉल्व करेंगे और फिर चलते हैं आंसर की तरफ। तो देखो यहाँ वैल्यू कितनी आएगी, के क्यू लैम्डा, अगर इसको इंटीग्रेट करो तो आपके पास आंसर आता है 1/, क्या आता है, एक्स। कैसे, एक्स की पावर -2 होगा ऊपर लेके, और डी एक्स का इंटीग्रेशन कर रहे हो तो एक्स की पावर -2 + 1, नीचे आएगा -2 + 1, n+1 n-1। जब इसको बेटा सॉल्व करोगे तो एक्स की पावर -1 होगा, नीचे -1 का सॉल्व करो, -1/x लिखा हुआ है, ये रट लेना। इसका आंसर -1/x आता है, कई बार इसकी जरूरत पड़ती है। फिलहाल मैं यहाँ पे इसको डायरेक्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ। लिमिट देखो कहाँ से, यहाँ से वेरिएबल स्टार्ट हुआ, यहाँ तक जाएगा, तो लिमिट कहाँ से स्टार्ट होगी, लिमिट स्टार्ट होगी एल से लेके कहाँ तक, 2l तक। तो यहाँ से के क्यू, ये माइनस को बाहर खींच लो पहले, तो आपके पास अंदर क्या बच गया, लैम्डा टाइम्स, एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, एल से क्या हो गया 2l। अब लिमिट का रूल क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर, अपर में से क्या करेंगे, लोअर लिमिट को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो देखो जरा यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, माइनस के क्यू लैम्डा, ये क्या होगा 1/2l, -1 क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे।
तो माइनस के क्यू लैम्डा क्या हो गया? जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो आप चाहो तो एल को बाहर निकालो, तो 1/2 माइनस 1 लिखा हुआ है। इसको सॉल्व करना बड़ा आसान होगा। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस बाहर के क्यू लैम्डा बाई एल, इसको अगर आप सॉल्व करो तो ये एक है और एक आधा है, तो आंसर होगा -1/2। सॉल्व करना -1/2, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो रिजल्ट होगा के क्यू लैम्डा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? बोलो, ये आंसर हो जाएगा 2L। ओके, नाउ अब हमारे पास लैम्डा तो था नहीं, तो लैम्डा को हम चाहो तो रिप्लेस कर सकते हैं। लैम्डा जो बनेगा टोटल चार्ज बाई टोटल लेंथ। टोटल चार्ज कितना था हमारी रॉड के ऊपर? क्यूब था कैपिटल में, तो देखो टोटल चार्ज बाई टोटल, ऐसा एक इसलिए क्या कहेंगे कि भाई एल लेंथ पे चार्ज कितना है? क्यूब, तो एक पर कितना है? क्यू बाई एल। ये आपके पास लैम्डा, तो चाहो तो हम लास्ट में फाइनल आंसर में हम क्या रख सकते हैं? लैम्डा की वैल्यू रख सकते हैं। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? के क्यू और कैपिटल क्यू बाई एल आएगा, तो 2L², ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, हम लोग एक और स्टेप आगे चलते हैं, नए क्वेश्चन की तरफ। देखो जरा, ओके, अब देखो यहाँ एक और आपसे क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे कहा जाए एक रिंग है और इसके ऊपर यहाँ पे एक चार्ज क्यूब है और यहाँ पे एक चार्ज रखा है, कौन सा? कैपिटल क्यू, इसके ऊपर चार्ज दिया हुआ है। अब क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि बताओ भाई इस पर चार्ज, जो चार्ज सेंटर पर रखा है, इस पर फोर्स कितना है? आंसर होगा 0, क्योंकि इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, इनफाइनाइट फोर्स लगेंगे कह सकते हो आप। या जितने चार्ज सर स्फीयर पे, या सॉरी जिस रिंग के ऊपर, ये रिंग है, जितने चार्ज रिंग के ऊपर सब मिला जुला के आंसर क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। तो इसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम, यानी नेट फोर्स इस पर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। उसके लिए वो अपना क्या रहेगा? नेट फोर्स उस पर रेस्ट में रहेगा, इक्विलिब्रियम फोर्स उसका 0 होगा एक पार्टिकल का। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में आपसे कहा जाए कि जरा बताओ इस पर टेंशन कितनी है, यानी आपके पास ये चार्ज है और यहाँ पे जो चार्ज था सेम चार्ज, उसको क्या करेगा? रिपल करेगा। तो रिंग के ऊपर भी क्या लग रहा होगा? इधर बाहर को फोर्स लग रहा है, तो इस वजह से क्या होगा? रिंग में खिंचाव आएगा। तो खिंचाव आएगा तो इसमें मटेरियल खिंच जाएगा, तो टेंशन कितनी होगी वो निकालने के लिए देखो हम लोग क्या करेंगे। हमें क्या निकालना है? टेंशन इन रिंग। अब आपके पास क्या है? ये आपके पास क्या है? एक चार्ज आपके पास क्या है? क्यूब, और यहाँ पे जो चार्ज दिया गया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, कोई भी एक एलिमेंट, इसके ऊपर चार्ज बटा हुआ है। ध्यान से देखना आप। अब ये जो बहुत छोटा सा एलिमेंट है, इस एलिमेंट में यहाँ पे ये इतना छोटा सा है, जैसे मान लो छोटू सा, तो इधर पे और इधर पे वो रुका हुआ है, तो ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स क्या होना चाहिए? सेम। फोर्स का मतलब यहाँ पे स्ट्रिंग में टेंशन होता है, तो टी दिखाएंगे, ये टी और ये टी सेम होगा। तो इस पे अगर टेंशन की बात करो तो आप कहोगे टेंशन यहाँ पे कहीं आएगा टी, और यहाँ पे भी टेंशन क्या आएगा? टी। ये दोनों टेंशन क्या होंगे? सेम होंगे, क्योंकि वो जो छोटा सा एलिमेंट है वो रुका हुआ है और रेस्ट में है, तो सारे फोर्स क्या होंगे? बैलेंस होंगे। तो अगर मैं इसी को यहाँ पे बैलेंसिंग डील करूँ तो आपको टेंशन मिल जाएगा। इसको थोड़ा सा आप क्या करो? आगे बढ़ा दो। जैसे आप थोड़ा सा आगे बढ़ाओगे तो क्या पाओगे? इसको यहाँ आगे बढ़ाओगे, कुछ कुछ इस तरीके का डायग्राम आपको मिलेगा। यहाँ पे मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच ली। अब देखो जरा, यहाँ पे आपने मान लिया कि ये एंगल पूरा कंप्लीट एंगल 2 थीटा मान लो आप, 2 थीटा, यानी आप कंप्लीट एंगल 2 थीटा मानते हो, तो ये वाला भी थीटा और ये वाला भी थीटा। तो देखो ये थीटा है, तो ये वाला एंगल भी क्या आएगा आपके पास? थीटा आएगा। अब ये थीटा क्यों आया बेटा? इसके परपेंडिकुलर ये लेंथ है और इसके परपेंडिकुलर ये लेंथ है। देखो यहाँ हम थ्योरम इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं दो लाइंस के बीच में एंगल अगर थीटा है तो इनके परपेंडिकुलर कहीं भी मिलेंगे तो एंगल वही बनेगा। एग्जाम्पल फिर से समझो, यहाँ पे अगर 10 डिग्री है तो इसका एक 90 डिग्री खींच दो, इसका एक 90 डिग्री खींच दो, तो यहाँ पे फिर से 10 डिग्री ही मिलेगा ये थ्योरम। तो देखो इसका परपेंडिकुलर ये वर्टिकल का परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल, और ये कौन सी लाइन है? ये आपकी नॉर्मल वाली, और ये टेंजेंट वाली। तो इसका परपेंडिकुलर ये लाइन है, तो पक्का ये एंगल थीटा होगा। इसका ये, और तो ये एंगल थीटा है, एज पर रूल ये एंगल भी क्या आएगा? थीटा आएगा। या ज्योमेट्री से जैसे भी आपको डील करना हो आप कर सकते हो। एंगल क्या मिलेगा? 90 मिलेगा। कैसे? ये थीटा, ये 90, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा। ओके, नाउ अगर हम इसको डिवाइड करें तो देखो बेटा ये आएगा टी कॉस थीटा, यहाँ पे भी क्या आएगा? टी
कॉस थीटा, और इसका कॉस इधर, तो इधर क्या आएगा साइन थीटा, एक इसका और एक इसका, तो मैं एक साथ लिख रहा हूँ 2 ऑफ टी क्या आएगा साइन थीटा। यहाँ ग्रेविटी नहीं है, ग्रेविटी के इफेक्ट को हम नहीं मानेंगे, तो हम लोग को क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे आपको क्या मिला कि डाउनवर्ड एक फोर्स लग रहा है। देखो ये वाला जो फोर्स है ना, ध्यान से देखो कौन सा, जो हॉरिजॉन्टल में फोर्स है वो तो आपस में बैलेंस हो गए, क्योंकि टी कॉस थीटा सीधा काउंटर कर देंगे, खत्म हो जाएंगे। लेकिन जो डाउनवर्ड फोर्स है यही टेंशन क्रिएट करेगा। और ये क्यों क्रिएट करेगा, क्योंकि जो नीचे फोर्स है इसको कोई ना कोई ऊपर बैलेंस कर रहा होगा, एफ ऑफ इलेक्ट्रिक। तो हम लोग क्या कहेंगे, डाउनवर्ड फोर्स कितना है 2t क्या है आपके पास साइन थीटा इक्वल टू क्या आएगा एफ ऑफ ई। अब 2 इंटू टी, साइन थीटा अगर छोटा है क्योंकि हम छोटा सा एंगल डील कर रहे हैं, तो साइन थीटा अगर छोटा हो तो इसे आप थीटा लिख सकते हो, और एफ इलेक्ट्रिक क्या लिखोगे, एफ ऑफ इलेक्ट्रिक लिखोगे आप के, एक चार्ज क्यूब, इसका साइड आप ए ले लो, दूसरा चार्ज इस छोटे से एलिमेंट का चार्ज क्या होगा लैम्डा इंटू क्या होगा डी एक्स, मैंने एलिमेंट क्या ले लिया डी एक्स, तो डी क्यू इक्वल टू क्या होगा लैम्डा इंटू क्या होगा डी एक्स। अभी अभी बात की थी, ये जो छोटू सा एलिमेंट ऊपर लिया गया वो डी एक्स है, तो हमने क्या ले लिया लैम्डा इंटू डी एक्स, क्योंकि वायर जो होता है वो लेंथ में चार्ज डिवाइड करेगा, तो लैम्डा इंटू डी एक्स, ओके, डिवाइडेड बाई क्या होगा डिस्टेंस स्क्वायर। अब देखो यहाँ ये 2 थीटा है आपके पास, 2 थीटा का मतलब क्या हुआ कि आपके पास ये कंप्लीट एंगल, तो हम लोग थोड़ा सा इसे अरेंज कर लेते हैं, टी इंटू 2 थीटा इजकल टू के क्यू लैम्डा डी एक्स वाई क्या होगा आपके पास ए स्क्वायर। बेटा इसको ध्यान से देखो, ये एंगल बन गया बेसिकली। उस डायग्राम को अगर मैं यहाँ दिखाऊं तो ये आपके पास बनेगा डी एक्स, और यहाँ से यहाँ तक बनेगा क्या 2 थीटा, तो 2 थीटा इजकल टू क्या होगा डी एक्स बाई क्या होगा रेडियस यानी ए, तो आपके पास टी 2 थीटा कंप्लीट एंगल इजकल टू क्या होगा आर्क अपॉन रेडियस, आर्क होगा डी एक्स डिवाइडेड बाई ए होगा क्या होगा के क्यू लैम्डा डी एक्स बाई क्या होगा ए स्क्वायर। अब ध्यान से देखो यहाँ से ये आपके पास कैंसिल आउट हो गया डी एक्स, ए स्क्वायर से एक कैंसिल आउट हो गया, तो टी इजकल टू क्या आ गया के क्यू लैम्डा बाई क्या आ गया नीचे आ गया ए बचा। अब चाहो तो आप लैम्डा की वैल्यू लिख सकते हो, लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी आपके पास चार्ज अपॉन लेंथ, टोटल चार्ज इस पर क्यू था और सर्कल की लेंथ क्या होती है 2 पाई आर यानी 2 पाई ए, तो हम वैल्यू यहाँ पे लगा सकते हैं, तो आंसर होगा के क्यू इंटू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई ये आपके पास आएगा 2 पाई ए, और ए के पहले से तो क्या हो जाएगा 2 पाई ए स्क्वायर। अब चाहो तो के की वैल्यू रखो, या यही आपका क्या आ गया टेंशन, यानी टेंशन की वैल्यू कितनी आ गई के क्यू क्यू डिवाइडेड बाई 2 पाई ए स्क्वायर, ये आपके पास क्या आ गया टेंशन है। नहीं रखना तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे डिपेंड करता है ऑप्शन किस फॉर्मेट में दिए गए हैं। इसमें क्या होगा नेट फोर्स इस पर 0 होगा, और देखा जाए तो रिंग पर भी नेट फोर्स 0 होगा, लेकिन इसमें जो खिंचाव आएगा वो देखो हमने क्या किया शॉर्ट में समझ लो, इससे रुका हुआ है, इसका टेंशन इधर इसका इधर, इसको ब्रेक किया, ये थीटा आएगा और ये कॉस थीटा, ये भी कॉस थीटा, ये साइन थीटा, इसको कोई ना कोई बैलेंस कर रहा होगा, कौन सा इलेक्ट्रिक। अगर हम ग्रेविटी काउंट करेंगे तो बेटा यहाँ पे एम और ऐड हो जाएगा, कुछ नया काम नहीं होगा, ठीक है ना। फिलहाल हम लोग एक और स्टेप आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ बात करते हैं हम लोग किसकी, रिंग के, किसी रिंग के ऊपर फिर से आपने क्या कर दिया चार्ज दे दिया किसी एक्स लेंथ पे, ये चार्ज मान लो पॉजिटिव है और दूसरा चार्ज आपने नेगेटिव यहाँ पे रख दिया, तो क्या करेगी ये आपको क्या करेगी इधर को खींचेगा, जैसे इधर को खींचेगा तो क्या होगा ये चार्ज अंदर को आएगा, अंदर को आएगा तो क्या मिलेगा आपको ये चार्ज यहाँ पे आएगा, कहीं यहाँ निकलेगा, यहाँ निकल के जैसे ही वो चार्ज इधर आएगा तो ये फिर इधर खींचने लगेगा, तो फिर इधर आएगा, ये इस तरीके से ऑसिलेट करेगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ऑसिलेशन है कि एसएचएम में क्या है, इसके लिए यहाँ पे हम 2 मेथड से क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहला मेथड देखो, पहले हम लॉन्ग कट से करेंगे फिर शॉर्टकट से करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम फोर्स निकालेंगे इस पार्टिकल पे, साइन छोड़ दो, साइन का मतलब अट्रैक्शन है, आप साइन छोड़ दो यहाँ पे, लेकिन यहाँ इसका जो फोर्स आएगा ध्यान से देखो उसी लाइन पे क्या होगा अट्रैक्शन और रिपल्सन होगा। तो अगर हम इसके फोर्स की बात करें तो ये आपके पास क्या है, यहाँ पे ये आपके पास फोर्स लग रहा, और यहाँ पे आपके पास मान लो कि कोई भी एंगल है, यहाँ पे मैंने मान लिया कि आपके पास ये एंगल थीटा मान लो, तो आपके पास रिजल्टेंट क्या आएगा एफ कॉस थीटा, और ऊपर क्या आएगा एफ का क्या आएगा साइन थीटा। अब ध्यान से देखो कि जो काम ऊपर हो रहा है वही काम नीचे भी होगा, तो हम लोग क्या करेंगे इस रिंग को पूरा 360 डिग्री में सॉल्व कर लेंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा
क्या करेंगे, देखो नीचे वाला हिस्सा भी क्या आएगा, इधर को फोर्स बनाएगा, उसका भी इधर जाएगा ये वाला, तो वर्टिकल वाले कट जाएंगे, एक्स वाला ही आपको आंसर देगा। तो इन शॉर्ट ये ऐसे केस में हमें केवल और केवल क्या ध्यान रखना है, फिर से समझ लो, ये रिंग है, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, इसका जो हिस्सा होगा ये पूरा कट जाएगा, ये आपको आंसर देगा। इन शॉर्ट अगर हम सिर्फ एक्स को सॉल्व कर पाए वही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो फिलहाल यहाँ पे थोड़ा सा हम नीचे वाले हिस्से को नहीं दिखाते क्योंकि दिखाना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसको दिखाएंगे कि जो एफ लग रहा है उसका यहाँ पे क्या आ गया, एफ कॉस थीटा, और इसको सॉल्व कर लो। तो देखो यहाँ इसके ऊपर छोटा सा एलिमेंट लिया तो उसका चार्ज क्या मान लो डी क्यूब, और इस पर कंप्लीट चार्ज क्यूब है, और ये रिंग है, इसका रेडियस क्या ले लो, ए ले लो। तो आप फोर्स की वैल्यू निकालो, तो एफ इक्वल टू क्या होगा, के, ये लेंथ मैंने आर मान ली, तो के क्यूब इंटू डी क्यूब डिवाइडेड बाई क्या होगा, आर स्क्वायर इंटू क्या बनेगा, कॉस थीटा। यानी आपके पास एफ नेट जो आएगा वो आएगा एफ कॉस थीटा का इंटीग्रेशन। अब एफ कॉस थीटा को जब आप ओपन करोगे, यानी आप चाहो तो यहाँ पे इंटीग्रेशन अगले स्टेप में लगा लो, जैसे आप यहाँ पे क्या करते हो, डी क्यू लिखते हो, तो आपके पास इंटीग्रेशन का सिंबल आ जाएगा और यही आपका नेट फोर्स होगा। हम लोग अब क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखो यहाँ के क्यू, और ये क्या होगा, रिंग के ऊपर है तो लैम्डा इंटू डी क्यू, जो डी क्यू होगा वो फिर से देखो लैम्डा इंटू डी एक्स होगा, तो डी क्यू की वैल्यू क्या होगी, लैम्डा इंटू डी एक्स, तो लैम्डा इंटू क्या हो गया, डी एक्स। लेकिन याद रखना है किसके ऊपर है, ऑन रिंग है, ध्यान रखना रिंग के ऊपर है, डिवाइडेड बाय क्या होगा, आर स्क्वायर, जिसमें ये वाली लेंथ आ रही है आपके पास कॉस थीटा। अब कॉस थीटा देखो क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस थीटा को हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बेस अपॉन क्या लिख सकते हैं, हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पे जो ट्रायंगल बन रहा है ध्यान से देखो, ये ए है, ये एक्स है, और ये आपके पास क्या है, आर है, और ये आपके पास थीटा है। तो कॉस थीटा आपको लिखा जाएगा एक्स वाई, क्या लिखा जाएगा, आर। तो यहाँ पे क्या हो गया, नीचे बन गया आर का क्यूब और ऊपर बन गया के क्यू। अब यहाँ पे एक एक्स आ गया और लैम्डा इंटू क्या बन गया, डी एक्स। अब डी एक्स देखो रिंग के ऊपर है, और ये वाली सारी चीजें हमने एक्स पॉइंट जो लिया है इस पॉइंट पे डील कर रहे हैं, तो जो डी एक्स है वो रिंग के ऊपर क्या करेगा, इंटीग्रेट होगा। अब जैसे अब रिंग के ऊपर इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो हमारे पास देखो रिजल्ट क्या आएगा, क्या बनेगा, के क्यू एक्स। अब आर की वैल्यू, ये आपके पास पाइथागोरस के हिसाब से आर की वैल्यू आएगी अंडर रूट ऑफ, ये आपके पास ए है, ये आपके पास एक्स है, तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो नीचे आएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगा। अब देखो यहाँ क्यूब है और स्क्वायर वहां से आ रहा, तो ये वाला स्क्वायर और ये वाला क्यूब मिलकर 3/2 हो जाएगा, लैम्डा इंटू इंटीग्रेशन यहाँ पे चलेगा dx का, तो लैम्डा इंटू डी एक्स। तो dx यहाँ पे रिंग के ऊपर, और रिंग को कंप्लीट अगर आप इंटीग्रेट कर दो तो के क्यू एक्स बाई क्या बनेगा आपके पास, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर क्या बनेगा 3/2। लैम्डा रिंग के ऊपर बनेगा, टोटल चार्ज कैपिटल था, और रिंग का जो लेंथ आएगा वो क्या होता है 2πr मतलब a, और जो dx बनेगा वो रिंग का लेंथ बनेगा, वो भी आपके पास क्या बनेगा 2π क्या बनेगा a। ये आपके पास इंटीग्रेशन ऑन द रिंग आया, और ये आपको लैम्डा को ओपन किया तो ये आपके पास कट जाएगा, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू क्या होगी q बाई टोटल लेंथ, 2π रिंग का लेंथ क्या होता है सरकमफेरेंस जिसे बोलते हैं 2π है, तो ये आपके पास कट जाएगा। तो यहाँ पे जो रिजल्ट बनेगा वो आपके पास बड़ा कमाल का रिजल्ट बना होगा। देखो यहाँ हम लोग इसका शॉर्टकट करेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी हम लोग थोड़ा देख रहे हैं इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं। के क्या बन गया, बड़ा क्यू छोटा क्यू एक्स डिवाइड बाई नीचे क्या बन गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर क्या बन गया 3/2 इक्वल टू एफ आ गया। अब ये फोर्स अंदर को है, तो हम एसएचएम अगर करवाना है तो हमारे लिए एफ इज प्रोपोर्शनल टू क्या चाहिए एक्स। क्वेश्चन में अगर कहा गया है या हमें एसएचएम परफॉर्म करना तो एफ इक्वल टू माइनस के एक्स का फॉर्मेट चाहिए। अट्रैक्टिव है, माइनस है, रिस्टोरिंग है तो माइनस तो आ जाएगा, वो हम लिख सकते हैं डायरेक्टली। लेकिन यहाँ पे ये वाला टर्म हटे, क्योंकि हमें एफ चाहिए एक्स के टर्म में, तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो एक्स है और ए है, यहां से कुछ भी करके हमें क्या करना होगा, एक चीज को क्या करना होगा, निग्लेक्ट करना होगा। क्या करना होगा, निग्लेक्ट करना होगा। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से एक टर्म को क्या करेंगे, निग्लेक्ट करेंगे। जैसे ही एक टर्म आपका क्या होगा, निग्लेक्ट होगा, यानी आपका एक क्लोज पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है, क्लोज, पास वाला पॉइंट है।
तो हम क्या करेंगे, जब ये पास वाला पॉइंट होगा तो यहाँ से क्या करेंगे, एक एक्स को छोड़ देंगे यहाँ पे। जैसे ही एक्स आपका क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, एलिमिनेट होगा, यानी एक्स जैसे ही यहाँ से हटेगा तो आपके पास रिजल्ट क्या हो जाएगा, के क्यू क्यू बाई, जैसे ये जीरो यानी इसको हटा दिया तो आपके पास क्या बन जाएगा, ए का क्यू इंटू एक्स, तो आपके पास एफ इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, एफ इक्वल टू, अब रीस्टोरिंग तो माइनस के क्यू क्यू बाई क्या लिख देंगे, ए क्यू इंटू एक्स, तो ये आपके पास क्या बन गया, ये आपके पास बेटा बन जाएगा एसएचएम का फोर्स। और एसएचएम का फोर्स है तो यहाँ पे सारी चीजें निकाली जा सकती है, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, लेकिन यहाँ पे कंडीशन होगी कि जो एक्स है वो क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, यानी कितना क्लोज, इसके कंपेयर में ये क्या होना चाहिए, नजदीक। यानी अगर मैं यहाँ से लॉजिकल आपको बताऊं तो इसका रेडियस अगर 5 सेंटीमीटर है तो ये 5 सेंटीमीटर के अंदर होना चाहिए, तभी इसको आप निगलेक्ट कर सकते हो, तो ये अलाउ है। और अगर ना हुआ ऐसा तो वो ऐसे ऑसिलेट करेगा लेकिन वो ऐसा चैम नहीं होगा। तो हमसे अगर इसी क्वेश्चन में, इसी का मैं आपको अब शॉर्टकट दे रहा हूं लेकिन फिर भी दोबारा से करते हैं इसी क्वेश्चन को। देखो यहाँ ये बहुत लंबा चला गया क्वेश्चन, ये क्योंकि इसका डेरिवेशन, इसका हमें रिजल्ट डायरेक्ट पता होता है। अब देखो यहाँ हमारा फोर्स इक्वल टू होता है फील्ड इनटू चार्ज। फील्ड की वैल्यू हमें इस रिंग की वजह से यहाँ पे पता होती है, चार्ज अगर क्यू है तो फील्ड की वैल्यू होती है के क्यू, जो चार्ज रिंग के ऊपर है, एक्स वाई क्या होता है, रेडियस स्क्वायर प्लस डिस्टेंस स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू क्यू। ये चाहो तो सीधा शॉर्टकट, ये आपको फील्ड, यानी आपको फील्ड आगे पढ़ाई जाएगी। अभी फिलहाल हम इस्तेमाल कर लेते हैं थोड़ा एक क्वेश्चन के लिए, ये अच्छी कैटेगरी का क्वेश्चन होता है, ये हट जाएगा यहाँ पे एसएचएम अगर परफॉर्म करना है। और एसएचएम के लिए एक्स क्या होना चाहिए, यानी कंडीशन होगी अगर एक्स लेस देन क्या है ए तो क्या हो जाएगी, एसएचएम हो जाएगी। अगर एक्स ग्रेटर इक्वल टू ए है तो क्या हो जाएगी, अब इक्वल टू कहीं पे भी लगाओ बट यहाँ पे कोई ऐसी स्पेस में एक्स छोटा होना चाहिए। अगर एक्स बड़ा हो गया तो वो क्या करेगा, ऑसिलेशन करेगा, क्या करेगा, ऑसिलेशन, यानी वो एसएचएम नहीं होगा। तो जैसे हम इसको निगलेक्ट करेंगे तो हमारे पास फोर्स क्या हो जाएगा, के क्यू क्यू एक्स डिवाइडेड बाई क्या होगा, ए का क्यूब, ये हमारे पास कांस्टेंट हो जाएगा। और फिर हम लोग यहाँ से क्या टाइम पीरियड वो सारी चीजें निकाल सकते हैं। ओके, फिलहाल मैं यहाँ पे एक स्टेप और आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ पे एक और कैटेगरी का क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। बेटा एक क्वेश्चन पूछा गया किसी एग्जाम में, कहते हैं कि एक हमारे पास फ्रेम है जिसके पास क्या है, फ्रेम है और इसको क्या कर दिया है, चार्ज दिए हुए हैं, स्क्वायर फ्रेम है, साइड ए ले लो। और इस फ्रेम को, ये किसी वायर का बना हुआ है और वो पॉइंट चार्ज है, किसी सॉल्यूशन के अंदर डिप कराया गया और उसमें क्या बन गया, एक मेम्ब्रेन आ गई, यानी सरफेस टेंशन इस पे आ गया, जैसे होता है मेम्ब्रेन, झिल्ली आ गई इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन। और जब ये मेम्ब्रेन आई तो, और वो मेम्ब्रेन क्या है, रेस्ट में है, रुकी हुई है, तो बताओ इस पे यहाँ पे जो फॉर्मेट दिया हुआ था, सरफेस टेंशन की वैल्यू गामा दी हुई थी और आपसे पूछा गया था एक कांस्टेंट दिया होता आपके पास, यहाँ पे जो फॉर्मेट दिया हुआ था क्यू स्क्वायर बाई ए, क्यू स्क्वायर बाई गामा की पावर समथिंग लिखा हुआ था। मैं आपको यहाँ पे जरा वो फॉर्मेट लिख देता हूँ। तो यहाँ पे जो आपको वैल्यू दी हुई थी ए की फॉर्मेट में दिया हुआ था, कह रहे थे कुछ कांस्टेंट है और यहाँ पे क्यू स्क्वायर बाई सरफेस टेंशन, और यहाँ पे कुछ वैल्यू दी हुई थी 1/n, और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था n बताओ कितना होगा। ए इज द साइड एंड क्यू इज द चार्ज, यानी इस पे चार्ज है। तो देखो बेटा, जब हम इसको कहीं से डिप करके लाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला ध्यान से समझना, किसी एक साइड पे आप डील कर दो इक्विलिब्रियम, आपको आंसर मिल जाएगा। देखो क्या हुआ, इस पर लगने वाला फोर्स इधर होगा और इस पर लगने वाला फोर्स कहाँ होगा, इधर होगा, और इसकी वजह से एक फोर्स इधर होगा और इसकी वजह से एक फोर्स इधर होगा। ये फोर्स अगर आप F1 बोलो तो ऊपर भी फोर्स F1 ही होगा, और ये वाला जो इस तरीके से फोर्स है अगर आप इसे F2 बोलते हो, सिमेट्री के हिसाब से ये भी क्या होगा, F2 होगा। तो जो आपकी मेम्ब्रेन यहाँ पे बनी होगी, इसके ऊपर जो लेयर होगी वो कब टूटेगी, जब आप क्या करोगे, इसको क्या करोगे, इन दोनों का समेशन इधर को निकालो और वो ज्यादा हो जाए, और इक्विलिब्रियम है तो ये इधर वाला फोर्स और सरफेस टेंशन की वजह से अंदर को जो फोर्स लगेगा, दोनों फोर्स क्या होंगे, बैलेंस होंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये वाला और ये वाले का सम कर दो। तो यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, इसको भी ब्रेक कर लेते हैं, ये 45 डिग्री पे होगा, अभी अभी बात की थी डायगोनल है,
तो यहाँ पे F2 का क्या आएगा, ध्यान से देखो F2 का क्या आएगा cos 45, और यहाँ पे भी क्या आएगा F2 का क्या आएगा cos 45। अब नीचे की साइड क्या आएगा, यहाँ पे F2 का क्या आएगा sin 45, और ऊपर भी क्या आएगा F2 का क्या आएगा sin 45। अब ध्यान से देखो ये वाला फोर्स इसको काउंटर कर देगा, यानी हॉरिजॉन्टल में ये वाला फोर्स और ये वाले फोर्स को अगर डबल कर दो तो यही आपका नेट फोर्स बन रहा है। कितना, ये इस फोर्स की वैल्यू क्या आ रही है, इस फोर्स की वैल्यू आ रही है आपके पास 2 टाइम्स ऑफ F, डबल कर दिया इसको, F1 प्लस F2 इंटू क्या आ रहा cos 45, 2 टाइम्स ऑफ। अब ध्यान से देखो इसको, आप F1 प्लस F2 इंटू क्या होगा बाई क्या हो जाएगा √2। अब इसको थोड़ा और रिजॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं F1 और F2 को, क्योंकि वो बहुत अजीब लिखे हुए हैं। तो F1 की वैल्यू क्या होगी, F1 की वैल्यू साइड वाला है तो K चार्ज इंटू चार्ज या चार्ज का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। F2 जो है जो कि हमारा डायगोनल वाला फोर्स है, यहाँ पे देखो या यहाँ पे, तो क्या होगा K चार्ज तो सेम ही है लेकिन डायगोनल लेंथ इस्तेमाल होगा, तो ये क्या होगा a√2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ध्यान से देखो ये हमारे पास अगर F बनता है तो ये वाली वैल्यू अभी अभी सॉल्व किया था, F बाई क्या बन जाता है 2 बन जाता है। तो हम लोग थोड़ा सा इसको और रिजॉल्व करेंगे, तो 2 ये बना आपके पास F, तो ये क्या बन गया F बाई 2 और √2 पहले से बैठा है। इस 2 को आप अंदर ले लो और F को बाहर ले लो, F बाहर आया तो यहाँ बचा 2 प्लस, तो यहाँ पे क्या बचा देखो 2 आएगा तो यहाँ बचेगा 1 बाई √2। अब ये फोर्स को कोई तो बैलेंस कर रहा होगा ना, ये जो एफ नेट है ना इसको कहीं ना कहीं कोई बैलेंस कर रहा है, वो है सरफेस टेंशन का फोर्स। अब सरफेस टेंशन का जो फोर्स होता है वो आपको दिया हुआ है सरफेस टेंशन, वो आपके पास क्या होता है F बाई एल, और F इक्वल टू क्या होगा सरफेस टेंशन यहाँ पे गामा दी है इंटू एल। लेकिन किसी वायर में अगर एक वायर है तो उसकी 2 फ्री सरफेस होती है, तो सरफेस टेंशन को हम क्या लिखेंगे F गामा इंटू एल ना लिख के क्या लिखते हैं गामा इंटू 2L, क्योंकि 2 साइड से फ्री रहता है। तो क्या होगा सरफेस टेंशन इंटू क्या होगा एल, एल मतलब साइड, और साइड की वैल्यू कितनी दे रखी है ए, लेकिन इसका क्या होगा डबल, क्योंकि 2 फ्री सरफेस है। तो ये बैलेंस यानी इधर वाला जो फोर्स है उसको किसने बैलेंस किया होगा, किसी अंदर वाले फोर्स ने, जो कि सरफेस टेंशन की वजह से। अब क्या करेंगे, ये 2 गामा ए 2 गामा ऑफ ए, अब क्या करो इसको हम लोग अगर सॉल्व कर पाए और उस फॉर्मेट में ले आए तो हमारे पास आंसर मिल जाएगा। हमें करना क्या है, ध्यान से देखो क्वेश्चन में ए पकड़ना है, तो यहाँ पे एक ए आ चुका है 2 गामा ए। अब क्या यहाँ पे वैल्यू क्या आई 2 प्लस 1 बाई क्या आया √2, और इस फोर्स की वैल्यू रखो K क्यू डिवाइडेड बाई क्या होगा ए स्क्वायर, एफ हमारे पास यही वैल्यू एफ होती है। अब क्या करेंगे यहाँ से इसको यहाँ भेज दो, तो ए का क्या आ गया क्यूब, और इसको गामा को नीचे भेजो तो K। अब Q इंटू क्यू को हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से क्या लिख ले रहे, क्यू स्क्वायर लिख ले रहे, गामा इधर आ जाएगा, क्यू स्क्वायर और गामा इधर आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे इसको इसको यहाँ पे क्यूब रूट ले लो, तो जैसे आप इसका क्यूब रूट लेने जाओगे तो ए स्क्वायर टू क्या होगा, ये आपके पास कांस्टेंट एक नया कांस्टेंट बन जाएगा, क्या बन जाएगा क्यू स्क्वायर बाई गामा की पावर क्या हो जाएगा 1/3, और इसको इसके साथ हम कंपेयर कर देंगे तो हमें जो दिया है वो k टाइम्स क्या है क्यू स्क्वायर गामा की पावर क्या हो जाएगा 1/n। तो यहाँ पे कंपेयर करो तो n इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया n इक्वल टू 3 आ गया। तो आज की लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।